मैं कांग्रेस और बीजेपी का रुख करूं दर्शकों, उससे पहले मैं डीके दुबे जी के पास जाना चाहूंगा और समझना चाहेंगे कि संविधान में इन दो शब्दों का महत्व क्या है, इस पर राजनीति क्या है और इसकी आवश्यकता कितनी है। डीके दुबे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत करता हूं और दर्शकों एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। शुरुआत डीके दुबे जी से। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय सेकुलर शब्द को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की गई थी। उस समय भी सेकुलर शब्द को डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय की संविधान सभा ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। और यहां तक कहा गया कि सिब्बल लाल सक्सेना, एच.बी. कामत ने यहां से शुरू किया कि भाई हम शुरू करना चाहते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम से हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ और ये कहा गया कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो आप भारत के स्ट्रक्चर के खिलाफ चला जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कोई सेकुलर स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है और सेकुलरिज्म डालने की हमें जरूरत भी नहीं है। भारत अपने आप में, जब हिंदू की बात करते हैं, जब भारत के लोगों की बात करते हैं, तो वो अपने आप बहुआयामी है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मना कर देना, शब्द को न स्वीकार करना, सोशलिस्ट शब्द जो बाद में जोड़ा गया, इसको भी डॉक्टर अम्बेडकर की अगर स्पीच आप पढ़ेंगे 25 और 26 नवंबर सन 1949 की, तो वहां पर भी उन्होंने कहा है कि सेकुलरिज्म क्यों, ये जो सोशलिस्ट हैं और ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये हमसे क्यों खफा हैं, वो पूरा एक्सप्लेन किया। एक बड़ी स्पीच उनकी थी। लेकिन जिस समय संविधान अपने एग्जिस्टेंस में हो, इमरजेंसी लगा दी गई हो, पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में ना रहे, उसका कोई पावर ना रहे, और ऐसे समय पर जहां 6 साल पार्लियामेंट का टाइम बढ़ा दिया गया हो और उस समय 42nd अमेंडमेंट में इसको जोड़ना, ये अभी भी कई मायनों में क्वेश्चन मार्क है कि क्या इमरजेंसी के दौरान किया गया संविधान संशोधन वैलिड भी होता है। तो मैं मानता हूं कि जब ओरिजिनल संविधान में इसको स्वीकार शब्द को नहीं किया गया, तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर और बाकी लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस बात को यूनिनिमसली स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, नहीं ये शब्द नहीं चलेगा यहाँ पर। बाद में ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि सेकुलर शब्द जोड़ना पड़ा, मुझे लगता है ये एक एनोमली है। और इस पर कुछ लोग, मैंने ये भी मेरे संज्ञान में है कि कुछ लोग पिटीशन लेकर गए हैं और ये कहने के लिए कि भाई ये जब एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, जब सरकार ही नहीं, केवल सरकार ही अकेली है और वो इमरजेंसी लगी है, क्या इमरजेंसी के दौरान ऐसा कोई शब्द या संविधान के संशोधन की वैलिडिटी क्या है। मुझे लगता है कि ये अभी एक प्रश्न है हमारे देश में। एक चीज और डीके दुबे जी यहां साफ कीजिए जरा। संविधान की मूल प्रति में 22 जो महानुभाव उनके और भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कार के जो पुरोधा रहे, उनकी तस्वीरें, जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर, माता सीता की तस्वीर, हनुमान जी की तस्वीर, श्री कृष्ण जी की अर्जुन को उपदेश देते हुए तस्वीर, अकबर की तस्वीर, झांसी की रानी की तस्वीर, ये तमाम तस्वीरें हम देखते थे। माना यह जाता है कि 70 के दशक में इन तस्वीरों को हटाया गया, तब जाकर इसमें सेक्युलर और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट। देखिए, एक चीज तो मुझे लगता है कि हमको पहले समझनी चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर वो प्रैक्टिस चलती है। और इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ के आधार पर अगर कोई प्रावधान चैलेंज भी होता है कोर्ट में, तो उसको भी अवैधानिक घोषित कर देता है। यानी कि संविधान में अगर कुछ लिख दिया गया, कोर्ट में वो चैलेंज हुआ और कोर्ट की नजर में वो भारत के इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जाता है, तो फिर वो उसको स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब ये हो गया कि भारत की अपनी एक मूल भावना है, भारत का अपना एक इतिहास है, भारत का अपना एक स्ट्रक्चर है। जब भारत का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर लाएंगे कहां से? वो स्ट्रक्चर शुरू होगा रामायण से, वो स्ट्रक्चर शुरू होता है महाभारत से, वो स्ट्रक्चर शुरू होता है गीता से, वो स्ट्रक्चर शुरू होता है उपनिषदों से। ये भारत का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए जब भी आप संविधान बनाएंगे अपने लिए, अंग्रेज बना रहा था तो बात दूसरी थी, लेकिन जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो भारत के मूल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं बनाया जा सकता। और अगर मूल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में बनाएंगे तो वो अवैधानिक भविष्य में हो जाएगा, या फिर भारत के लोग उस पर कितना खरा उतर पाएंगे ये प्रश्न करेगा। इसलिए उस समय जब संविधान बनाया गया तो बनाते समय ये मूल भावना भी डाली गई कि कौन सा चैप्टर किसके आधारों पर हम चलाने वाले हैं।
इसलिए हम राम दरबार को वहां पर लेकर आते हैं। भारत में जो रेवोल्यूशनरी काम करने वाले महापुरुष रहे हैं, हमारे देवी देवता रहे हैं, जिन्होंने भारत को भारत बनाया है, उनको डालना अति आवश्यक है। अगर उनको नहीं डाला जाएगा तो उनकी जो मूल स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं लोक नीति है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आज भी चलता है, वो लोक नीति के विरुद्ध चला जाएगा। इसलिए वहां पर उस तरह की तस्वीरें डाली गई थी कि भारत के हजारों साल के इतिहास को अगर दर्शित करना है, उसके आधार पर यह संविधान बनकर तैयार हुआ है और उसी संविधान के अनुसार भारत चलेगा। आप अगर ये कहें कि खाड़ी में कोई प्रैक्टिस है, वो भारत में अगर स्वीकार नहीं है, भारत के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, तो ये मानकर चलिए कि भारत में उसका विरोध हो ही जाएगा और वो स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि हम अपने स्ट्रक्चर के आधार पर, हम अपनी लोक नीति के आधार पर अपने संविधान को बनाने वाले लोग हैं। इसलिए वहां तस्वीरें डालना अति आवश्यक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय स्ट्रक्चर को भंग करके क्यों ऐसा करने का प्रयास किया जाता है या किया गया है, मैं अभी तक उसको समझ नहीं पाया। दो सवाल जो आपने उठाए कि भाई क्या ऐसे संविधान अमेंडमेंट को माना जा सकता है जब विपक्ष नहीं था। संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, एक बड़ा घमासान शुरू हो गया फिर से दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद। बिल्कुल, आप देखिए ये मैं आपको इस मुद्दे पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोई घमासान नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस का एक पुराना एजेंडा है कि जब भी कोई उनसे कोई सवाल करे, कोई डेवलपमेंट की बात करे कि क्या आप लोगों ने 11 साल में किया, तो वो नए नए शब्दों में उलझाना चाहते हैं, वो दूसरे विपक्ष को या उस पर आरोप लगाना चाहते हैं। तो इनकी पुरानी आदत है। तो ये कोई घमासान नहीं है। आप उस टाइम के हालात क्या थे जब इमरजेंसी लगाई गई, पूरा देश जानता है और बहुत सारे लोग अभी हमारे साथी बता रहे थे कि क्या क्या कारण थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। और राहुल जी ने साफ, आपने देखा, उन्होंने कहा कि बीजेपी डरती है, बीजेपी संविधान से भागना चाहती है। उनको लगता है कि आज का जो समय है, आपको उनको जवाब ना देना पड़े, वो संविधान से बचने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो अपना एजेंडा है, वो जो गरीब लोग हैं, जो हालात है, उनसे किस तरीके से वो उनका फायदा उठाया जाए, किस तरीके से राजनीतिकरण किया जाए, वो सब बीजेपी कर रही है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज के हालात, आप 1975 के हालात और आज के हालात की बात करें तो ये जब भी इनसे कोई सवाल करते हैं तब ये पुरानी बात उठा देते हैं। कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ था इमरजेंसी में, अरे वो समय के हालात को देखते हुए वो चीजें करी गई थी। आज के हालात देखते हुए आप अपना बताइए, आपने क्या किया 11 साल में, क्या हुआ? जिन बड़े 3 मुद्दों पे सरकार को बदला गया था, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, उन सारी चीजों में सरकार फेल हो गई है। और इनके नेता, आरएसएस के नेता, ये बड़े बड़े ऐसा चुटकुले छोड़ देते हैं जो देश को, जो मुद्दों को, तो जो मेन मुद्दे उन पे ना जाए, बस इसी में उलझ के रह जाए। ये सारी चीजें कर रही है बीजेपी। लेकिन संजय जी, सवाल ये भी है ना कि ये मुद्दे अभी क्यों? या चुनाव को देखते हुए, या फिर 50 साल इमरजेंसी के पूरे हो गए, इसे देखते हुए ये सारी बातें सामने आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल, आप देखिए, ये आज इन मुद्दों की जरूरत ही नहीं है। समय बदलता जा रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया समय बदल रहा है। तो आज के हालात में इनको ये देखना चाहिए, आरएसएस को या बीजेपी को, कि हमें क्या करना है, सरकार पे हमें क्यों लेके आए, देश के लोगों ने क्यों वोट डाला है। जब भी इनसे कोई बात करते हैं तो कोई पुरानी बात उठा के खड़े हो जाते हैं। अरे आपको जिम्मेवारी अब की दी गई है, आप पुरानी बातें, आप देखिए इन्होंने इमरजेंसी के लिए कितना बड़ा मुद्दा बनाया पूरे देश में, किस तरीके से प्रोग्राम किए गए। तो ये सिर्फ इसका राजनीतिकरण था कि कांग्रेस को नीचे। आप लोग भी तो कहते हैं कि संविधान हटा देंगे, मनुवाद लेते आएंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है? नहीं, डाइवर्ट संविधान कौन हटा सकता है? आप मुझे बताइए, संविधान को हटाने की कहां कोशिश होती हुई नजर आती है? क्या ये राजनीतिकरण नहीं है संविधान का? और बीजेपी कहती है जो लोग संविधान को जेब में लेकर घूमते हैं वो कहते हैं कि भाई हम संविधान हटा देंगे, या संविधान हटाने का आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए, कुछ भी बोल सकता है कोई भी, लेकिन कोई जेब में लेकर नहीं घूमता। संविधान से हमारा देश चलता है, सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश की संविधान, और सबको मानना पड़ता है। और अगर बीजेपी के लोगों को, मुझे हंसी, मैं हैरान हूं सुन के कि बीजेपी अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है संविधान को, जितनी सारी एजेंसियां, जितने सारे रिसोर्सेज इन्होंने इस्तेमाल करे चुनाव जीतने के लिए, उतने तो किसी भी पार्टी ने नहीं करे। तो ये कोई सवाल नहीं है। आज ये डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दों को कि जनता इनसे सवाल ना करे, जनता इनसे पूछे कि भाई क्या किया 11 साल में।
तो वो सिर्फ डाइवर्ट करने का एक मामला होता है, एक ऐसी बात छोड़ देते जी हैं, फिर उससे मीडिया में और वो बात चलती रहती है, तो ये बचते जी रहते हैं उससे। ठीक है, सूर्य मैथिल जी के पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, क्या मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, महंगाई, बेरोजगारी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा, उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय जो हालात थे, उन हालातों में इमरजेंसी लगानी थी। बिल्कुल सही बात है। मैं छौकर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि कांग्रेस का सफाया हो गया था। कांग्रेस की जो, मैं ये कहूं कि सर्वमान्य नेता, सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए अपना चुनाव हार गई थी। सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया, उसके कारण वो चुनाव को जीत पाई, चोरी से, झुट्टई से, दगाबाजी से। अब इसकी पोल जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुल गई और जज साहब ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब डिस्क्वालीफाई होने के बाद चुनाव में धांधली करने के आरोप में इंदिरा गांधी जी जेल जाती, तो उनको लगा कि अपनी सीट को बचाने का सबसे अच्छा जो मैं ये कहूं कि तरीका है वो ये है कि हम इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं और संविधान का गला घोंट देते हैं। और आप देखिए, मैं ये कहूंगा शांडिल्य जी कि इमरजेंसी की जो वेदना है वो मेरे परिवार ने भी सही है। मेरे दादाजी ने 12 महीने तक जेल भी काटी, बिगर किसी मैं ये कहूं आरोप के, केवल राजनीतिक रूप से विपक्ष की पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको यातनाएं दी गई, उनका नखून तक निकाला गया। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि न जाने हजारों लोग, ऐसे अनाम लोग जिनका आज तक सर पता नहीं, उनकी हत्या मैथिल जी, वो इतिहास पढ़ रखा है लोगों ने। आप मुझे बताइए, सेक्युलर, ये जो धर्मनिरपेक्ष वाली बात है और जो सोशलिस्ट वाली बात है, क्या इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वैसे विवेक जी, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह मुझे शांति से अपनी बात रखने दें तो मुझे अच्छा लगेगा सर। मेरा निवेदन है आप आ रहे हैं मालगाड़ी की रफ्तार से, यहां शो चल रहा है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, जमाना बुलेट ट्रेन का है, अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आइए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं इमरजेंसी को, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं। वो ये बता रहे हैं चलिए, अरे तो आपको बुलाया ना, आपको बुलाया तो सर काउंटर करने के लिए, विषय पे आपको बुलाया काउंटर करने के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी बैठा लगा हूं यहाँ पे, मैं कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी लगा हुआ हूं यहाँ पे। नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी लगा हुआ यहाँ पे। आपको बुलाया तो इसीलिए आप काउंटर तो कीजिए। आप इमरजेंसी की कहानी डिटेल से बताने लगे, जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी अपने शो की ओपनिंग में। आप मुझे बताइए, सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जो है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, क्या बोलना है मैं वो बोल देता हूं सर। अगर ऐसा लगता तो आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोलना है मैं वो बोल देता हूं, बताइए सर। मैं कह रहा हूं धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर क्या राय आपकी? इमरजेंसी ठीक थी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी आपके चैनल पे बोली, आपके मंच पे बोली, आपने काउंटर किया उनको। किसने कहा इमरजेंसी ठीक थी? नहीं तो आपने काउंटर किया, आप मुझे जितना नहीं, किसने कहा इमरजेंसी ठीक थी? किसने कहा इमरजेंसी ठीक थी? तो आपने उनको काउंटर किया। आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मत बताइए सूर्य मैथिल जी, मैंने किसको काउंटर किया, किसको काउंटर नहीं किया, इस बात पर झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने मेरा अगर इंट्रो सुना होता तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते, पहली बात। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर आपकी क्या राय है, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं ना। इसी दोनों शब्दों पर तो विवाद है ना, और क्या है। आप मुझसे उलझने की बजाय आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझे 120 सेकंड विदाउट इंटरप्शन दे दें, जिस प्रकार आपने कांग्रेस को दिए, तो आभारी रहूंगा मैं। नहीं, मैं आपके सवाल का भी उत्तर दे दूंगा। मैंने इंटरप्शन जहां मुझे लगेगा मैं वहां करूंगा। आपको दिया 2 मिनट, चलिए। तो उस समय में जिस प्रकार से अपने राजनीतिक विरोधियों को मारने का, विकलांग करने का काम कांग्रेस ने किया, वो परिस्थितियां थी, उनके अनुसार ऐसा होना चाहिए था, तो उन्होंने किया। अब आ जाते हैं हम कि संविधान की आत्मा प्रियम्बल में जो 2 शब्द जोड़े गए, बिगर किसी अध्यादेश के, बिगर किसी संसद में चर्चा हुए अमेंडमेंट कर दिया गया। एक तो यह पहली बात पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। और मैं आपको बता दूं कि भारत कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष रहा है।
संविधान सभा में जब भी ये विषय उठा वहां पर यही बताया गया, और हमारे माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी ये टिप्पणी की है कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने जिस प्रकार से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द का प्रयोग किया, कारण केवल ये था कि वो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण को पूरी तरीके से तुष्टीकृत करना चाहते थे। और मैं आपको बताऊं एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप हंसेंगे, ये पहली बार कांग्रेस ने नहीं किया कि विदाउट किसी अमेंडमेंट के कोई भी आर्टिकल जोड़ दिया गया हो या कोई शब्द जोड़ दिया गया हो। हम बहुत बात करते हैं धारा 370 की और 35A की, तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं 1949 में भारत के संविधान के अंदर संसद में बिगर पारित किए 35A धारा को संविधान में जोड़ा गया, और उसका जो पटाक्षेप है हमारी एनडीए की सरकार में माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पे रखा। कांग्रेस की सदैव मानसिकता रही है कि लोकतंत्र की हत्या करनी है। ये जो जेब में लेके लोकतंत्र की किताब को, संविधान को लेके घूमते, कोई अगर इनसे पूछे कि इसमें कितने पन्ने हैं तो ये बता नहीं पाएंगे। जब संविधान के हत्या की गई, सभी न्यूज चैनल्स को ताला डाल दिया गया, कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते थे। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं, सूर्य मैथिल जी 2 मिनट हो गया आपका, बेसिकली आप ये कह रहे हैं इन 2 शब्दों पर आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है। हाँ, क्योंकि ये असंवैधानिक रूप से जोड़े गए। ठीक है, चर्चा कराई जाती ना जी, ठीक है, वैसे तो संविधान, ठीक है, आज चर्चा की बात होती है, लेकिन उस समय चर्चा की बात नहीं हुई और उसके बाद भी फिर कभी बात नहीं हुई। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए और आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार यादव भी जुड़ गए। सूर्य मैथिल जी वापस आ रहा हूं, मनोज यादव जी के पास आ रहा हूं। मनोज यादव जी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद? देखिए विवेक जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि इन 2 शब्दों का महत्व संविधान में सदैव ही रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों इन शब्दों का समावेश सदैव ही संविधान के अंदर रहना चाहिए और रहेगा। देखिए समाजवाद की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस देश में गैर बराबरी है। गैर बराबरी क्यों है? कि जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उस वर्ण व्यवस्था में ही गैर बराबरी बनाई गई। किसी को मुख से पैदा हुआ बताया गया, किसी को जांग से, किसी को पेट से और किसी को पैर से, तो ये गैर बराबरी हो गई। वैसे तो ह्यूमन का जो बर्थ है वो एक प्रक्रिया, फिर चाहे वो राजा का बेटा हो और चाहे फकीर का बेटा हो, लेकिन चूंकि वर्ण व्यवस्था में ये बनाया गया, किसी को शूद्र कहा गया और किसी को उच्च वर्ग का कहा गया, तो ये गैर बराबरी खत्म करने के लिए समाजवाद की आवश्यकता तो सदैव रहेगी, होनी भी चाहिए। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता पे आता हूं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, और आज से नहीं रहे, जब संविधान बना तब से नहीं है, संविधान बनने से भी पहले, बहुत पहले से। वैसे इस देश के मूल निवासी और लोग हैं, लेकिन यहाँ पे तो सभी लोग आए, बहुत सारे लोग आए, जिसपे अगर टिप्पणी की जाएगी तो उसमें बहुत, जो आज बहुत बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं उनका भी कहीं डीएनए अलग से ही मिलता है। तो जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था इस वक्त है वो सबसे बेहतर है। बीजेपी आरएसएस ये चाहती है सबको दुय्यम दर्जे। मतलब मनोज जी, आप आपातकाल को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपातकाल के बारे में जो 42वां अमेंडमेंट हुआ, अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपातकाल भी सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपातकाल में मेरे पिता भी लोकतंत्र सेनानी रहे, और वो जेल गए और मीसा के तहत उन पे लगा और वो गिरफ्तारी हुई। लेकिन हमारे पिताजी के साथ, चूंकि वो राजनीतिक कैदी थे, उनके साथ उनके नाखून नहीं नोचे गए और ना उनको कोई प्रताड़ना दी गई थी। जैसे राजनीतिक कैदी जाता है जेल में, उसी तरह गए थे। और बाय डिफॉल्ट, बाय लक कह लीजिए कि उनकी उत्तर प्रदेश में वो पहले व्यक्ति थे जिनकी जमानत हुई थी विद इन 6 मंथ। तो मैं आपातकाल को जिस दृष्टिकोण से देखता हूं उसका कारण हिटलर शाही, तानाशाही रवैये से था, उसमें दो राय नहीं। लेकिन क्या भारत में किसी को दुय्यम दर्जे की नागरिकता देने की व्यवस्था है? अगर धर्मनिरपेक्षता आप खत्म करते हैं तो जाहिर सी बात है आप दुय्यम दर्जे की नागरिकता देना चाहते हैं भारतवर्ष में। भारत का कभी भी ये व्यवस्था नहीं रही है। कभी किसी ने कहा, जिस तरीके से कहा, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज अगर समाजवाद का विरोध बीजेपी कर रही तो वो भेदभाव करना चाहती। वो कहती है कि अगर तुम यादव हो तो तुम कथा नहीं कह सकते हो, अगर तुम शूद्र हो तो तुम कथा नहीं कह सकते हो। ये मनुस्मृति में लिखा है।
ये मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं, जो विवेक जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो एक बात कह सकता हूं कि कल को ये भी बीजेपी डिसाइड करेगी कि न्यूज कौन जाति के लोग पढ़ेंगे। अगर आज इस तरह षड्यंत्र किया जा रहा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि कौन पढ़ेगा कौन सुनेगा, ये बीजेपी बनाना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंतिम में मैं कहते हुए जरूर इस बात को कहूंगा कि बीजेपी की अगर यही मंशा है और कहती है हम संविधान बदलना नहीं चाहते, रिस्पेक्ट करते हैं, इनको 400 सीट दे दो, 400 सीट दे दो। अगर संविधान ना बदल जाए तो मेरा नाम संविधान बदलना होता तो जब ये 350 पर थे तो आपातकाल लगाकर बदल देते। तब राज्यसभा में वो स्थिति में नहीं थे, राज्यसभा में नहीं, आपातकाल लगा के बदल लेते ना। फिर अगर बदलना ही था तो आपातकाल भाई कांग्रेस ने कैसे बदला आपातकाल लगा के? विवेक जी 42वां संशोधन कैसे आया? और आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ, जिस कांग्रेस पार्टी की वजह से माननीय दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी जेल गए, आपके पिताश्री भी गए, आप लोगों ने उनके साथ दोस्ती की, चुनाव लड़ा और आज भी आप लोग अलायंस में। ये क्या मजबूरी थी? जिन लोगों ने संविधान की हत्या की, आप उनके साथ अलायंस करते हैं, फिर कहते हैं कि बीजेपी खराब है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है, मनुवाद लाना चाहती है। तो ये स्टैंड क्लियर नहीं होता ना मनोज यादव जी, क्लियर होता कि इसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका एकमात्र ध्येय, एकमात्र एजेंडा है राजनीति करना है और बस वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए। मैं आपको 2 लाइन में जवाब दे दूं तब आप अपना अगला सवाल करिएगा। मैं कह दे रहा हूं कि इमरजेंसी के बाद निश्चित तौर पे जनता पार्टी की सरकार बनी, एलआई हुआ एक पूरे देश में, लेकिन बात को फिर से एक बड़ा बहुमत मिला कांग्रेस को, यानी कि देश ने माफ किया। अगर देश माफ कर देगा तो राजतंत्र से थोड़ी नहीं चल रहा, ना नागपुर से देश चल रहा है। देश ने माफ किया ना, जिसकी गलती थी उसको सजा दी, इसके बाद देश ने माफ किया, बात खत्म हो गई। तो ये इस देश के स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से नीत है। ठीक है, आप कह रहे हैं इमरजेंसी की बात खत्म हो गई, देश ने माफ कर दिया। एक लाइन ये कह दूं, जो जल्दी से प्लीज। हाँ, डीके दुबे जी जो कह रहे थे, उनकी बात का जवाब दे दूं। वो कुछ कह रहे थे कि इसमें ये चित्र होना चाहिए, वो चित्र होना चाहिए। अरे होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो मूल निवासियों के लिए सब कुछ होना चाहिए। उनको तो दरकिनार कर दिया गया और जो बाहर से आए लोग उनको इस देश में सर्वेसर्वा बना दिया गया। क्यों भाई? मूल निवासियों को क्या मिला इस देश के? जो बहुसंख्यक आबादी है उसको क्या मिला? सारे संसाधन पे कब्जा आपका, संविधान भी आप अपने हिसाब पे ही चाहते हो। ठीक है, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका अनुज कुमार यादव और डीके दुबे आपके पास आ रहा है। सूर्य मैथिल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी सूर्य मैथिल जी जल्दी से। देखिए, मेरे मनोज भाई ने बहुत सारी बातें कही, वो ये भी स्वीकार कर गए कि संविधान को कांग्रेस ने ही बदला और देश की अदालतों पे, संसद पे ताला डालने के बाद, देश के विपक्ष को जेल में डालने के बाद, ताला बंद करने के बाद बदला। लेकिन फिर भी हम उनके संग खड़े हैं क्योंकि भाजपा संविधान बदल सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ आप हत्या कर सकते हैं, इसलिए हम हत्यारों के साथ खड़े हैं। ये इसे कहते हैं राजनीतिक मजबूरी। दूसरी चीज, अभी जो ये बात कह रहे हैं ना मेरे मित्र, बहुत सारी चीजें की नखून नहीं निकाले गए या राजनीतिक कैदियों के, मैं आपको बताऊं साहब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जेल में कैसे बंद किया गया था? हथकड़ियां बांधकर। आपको बताऊं, नीतीश बाबू के कनपट्टी पे बंदूक लगाकर उनको जेल में बंद किया गया था। अब वो एक अलग बात हो सकती है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम में आगा खां महल के अंदर भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद किया जाता है, हो सकता है भैया आपके परिवार को इसी प्रकार नजरबंद किया गया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप ये जितनी भी बातें समाजवाद की कर रही है समाजवादी पार्टी, मैं इससे ये पूछना चाहता हूं, सुनिए ना भाई साहब, मनोज जी, इमरजेंसी का समर्थन किया था, चिट्ठी लिखी थी भाई साहब, 2 मिनट मेरी सुन लीजिए, मैं आपकी भी सुनूंगा। आप अनावश्यक काम भ्रमित मत करो, भ्रमित मत करिए। समय दे दीजिए सर, 2 मिनट समय क्या देना? अरे भाई कहिए ना कि आपने समर्थन किया था। अरे भैया कहिए ना इमरजेंसी को हमने समर्थन किया था। 2 मिनट मेरी बात को मुझे बोलने का मौका देंगे मनोज भाई। क्या बोल रहे हैं? क्यों बोलते हो भाई? सही बोलो ना, सही बोलो। देखिए अभी आपने कहा कि यादव को कथा बांचने का अधिकार नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर ब्रजेश यादव बरेली से आते हैं, क्या वो कथा नहीं बांचते? उसके अलावा डॉक्टर नीलम यादव बरेली से आती हैं, क्या वो कथा नहीं बांचती? आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री वो बरेली, वो भी आपका यादव है, वो क्या आपकी सरकार रहेगी तो नहीं बांचेंगे? उसके अलावा बाबा बालकनाथ यादव है, उनकी भी शिक्षा काट दी जाएगी। क्या ये बुलडोजर चलवा दो, मतलब आधार कार्ड के सूर्य मैथिल जी बुलडोजर चलवा दो।
और बन के पहुंच जाओगे बिगर कुछ पते चले पोगा पंडिती करने के लिए, अज्ञानी रूप से वहां पे महिलाओं को छेड़ोगे, महिलाओं का अपमान तुम्हारा करोगे, बाई बर्थ उसके ज्ञान बाद है तुम क्या? फिर ये कांड खेलोगे। ए मैथिल, ये आपकी असलियत तुम्हारा है। तुम्हारा आज ज्ञान मनोज बाई शर्मा बर्थ है क्या? बन के जाएगा, मनोज नहीं अगर मालूम भगवान है। होगा, मनोज शाक्य बन के जाएगा, या मनोज आपको शाक्य बाई बन बर्थ के ज्ञान जाएगा, मिला है क्या तो कथा अपनी कहने identity का? छुपा के जाएगा तो उसका सम्मान जो होगा वो जूतों से नहीं, ही इस तरह होगा। से पर्सनल क्योंकि अटैक जो नहीं, प्लीज। बहरूपिया होता है ना भाई उसका पैनलिस्ट, नहीं, नहीं सम्मान पर्सनल अटैक नहीं, अपमान मनोज से जी मैं होता है। रिक्वेस्ट करूंगा। ये याद कोई रखिए। पर्सनल अटैक नहीं, नहीं नहीं, है। वो नहीं, कह नहीं, रहे हैं कि ये अज्ञानी रे यादव रे होते हैं। ये रे तो क्या बेद इनको को इनके तड़ाक नहीं, पिताजी प्लीज से ज्ञान मनोज यादव जी देखिए। पैदाइशी मिला है क्या? नहीं नहीं प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं, देखिए ये भाषा टेलीविजन की भाषा नहीं है। इस भाषा पे हम लोग इस भाषा पे बातचीत नहीं करते हैं, सम्मानित भाषा पे बातचीत करते हैं। आप सम्मानित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। फैक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, नहीं रोकूंगा। गलत भाषा का इस्तेमाल होगा मैं टोक दूंगा बीच में। मनोज यादव कैन जी, यू लिसन इट? आपने कैसे सुन लिया? क्या जब कैसे कहा सुन यादव लिया? पोगा पंडित होता है? क्या आपने कैसे क्यों सुन लिया सुना? मैंने? आप जवाब दीजिए, हाँ, आप जवाब दीजिए। मैंने तो जवाब दिया। तो हाँ, क्या तो दीजिए मैथिल ना आप को बाई जवाब। बर्थ बुद्धि मिली है क्या? आप दीजिए जवाब। मैं कोई नहीं, समाजवादी मैं कह पार्टी रहा का हूं, प्रवक्ता मैथिल लगा हूं को क्या? बाई मैं बर्थ जवाब बुद्धि दूंगा। मिली है क्या? आप दीजिए ये जवाब। भाई कैसे आपने decide होगा? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा थोड़ी देर पहले? मैंने कहा मैंने कि आपको इनको तो नहीं बाई रोका। बर्थ मिली, जब पैदा आपने होते मिली, जब आपने क्या कथावाचकों पर टिप्पणी की, जब आपने दूसरी बातों पर टिप्पणी की, मैंने आपको रोका आप क्योंकि बोला आपके ना सवाल मैंने क्या जायज थे। गलत मैंने कहा? आपको नहीं रोका। मैंने क्या अब आपको गलत जब कहा? आंसर मिल रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, तो आप रे बे कर रहे मुझे कोई हैं। मत तकलीफ कीजिए ना नहीं है। मनोज यादव जी, मत हमें कीजिए। मालूम है इनके पुरखे भी हमारा अपमान मत करते कीजिए। थे और ये भी करेंगे। मैं हमें मालूम है। आप सवाल उठाइए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। वेरी वेल मिस्टर रे बे नहीं होना चाहिए। वेरी वेल। नहीं प्लीज, नहीं होना चाहिए। हमारे पुरखों का अपमान किया, ये हमारा करेंगे। अनुज जी के पास आ रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अनुज जी। विवेक जी, हाँ, सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं कि आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि जब आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे कोई आएगा तो उसका नाम यादव ही होगा? मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार तरुण है, इसको आप करेक्ट करिए। मेरे ठीक है, माफी नाम चाहूंगा में सर। मैं अभी नाम करेक्ट करवा रहा हूं। ये जो प्रोडक्शन टीम है उनसे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आई होगी, अभी तुरंत करेक्शन करा रहे हैं। आपका जवाब सर प्लीज। थैंक यू। क्योंकि सामाजिक न्याय की अवधारणा पे बात हो रही है, मैं इसका हमेशा से विरोधी रहा हूं सरनेम का। जहां सरनेम होगा वहां समाज में वर्गीकरण, इसलिए मेरे नाम में कहीं भी कोई जाति सूचक सरनेम नहीं है, कोई नहीं। प्यार आज दरअसल मैं बहुत देर से सुन रहा हूं आप लोग को, कई सारे वक्ता बोल रहे थे, तो जो जिस विषय पर आपने डिबेट रखा है उस पर बात होनी चाहिए। इतिहास के हवाले से चीजों को टाल देना ये बहुत सहज हो गया है, और अक्सर मैं देखता हूं कि बीजेपी वाले लोग हमेशा इतिहास के हवाले से चीजों को जस्टिफाई करना चाहते हैं। अरे जो बीत गया उसकी बात होगी, उससे हम सकारात्मक पहलुओं से सीखते हैं, नकारात्मक चीजों को छोड़ते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। लेकिन अक्सर देखिएगा ये भविष्य की बात नहीं करेंगे, पीछे की बात करेंगे, मध्यकाल की बात करेंगे। अरे हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं, उस पर बात करिए ना। हम जिस दौर में दे रहे हैं परिवर्तनशील समाज है। अभी इमरजेंसी की बात हो रही थी विवेक जी, इमरजेंसी लागू करने वाली जो पार्टी है, अजीब बात है, कई बार अपने पछता चुकी है, जनता के द्वारा हराई गई, वो सजा भी पा चुकी है। मुरारजी जी के समय में फिर जिन चीजों को हटाया गया तो उसको रिस्टोर कर लिया गया है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस समय आडवाणी जी की पार्टी जो आज बीजेपी है वो इमरजेंसी का शिकार हो गई, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उलट गया है, कांग्रेस में हृदय परिवर्तन हो गया है और बीजेपी अघोषित इमरजेंसी की तरफ जा रही है। 2-3 पॉइंट देखिए, इमरजेंसी के समय में क्या हुआ? सबसे पहले बोलने की आजादी छीन ली गई, मीडिया की आजादी छीन ली गई थी, बुद्धिजीवियों को बोलने नहीं दिया जा रहा था, समाज सेवी अगर आंदोलन करे तो उनको जेल में पकड़कर बंद कर लिया जा रहा था। आज क्या हो रहा है? मीडिया स्वतंत्र है क्या? आज के दौर में जो गोदी मीडिया शब्द जो चल रहा है, क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर एक सवाल है। बुद्धिजीवी अगर कुछ बोलते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग या जो भी जिस तरह के भी बुद्धिजीवी हैं, अगर बोलते हैं आप उनको देशद्रोही घोषित कर देते हैं, उनको लेफ्टिस्ट घोषित कर देते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आपकी सरकार की कोई आलोचना करते हैं, आप उन पर केस करते हैं, FIR करते हैं, कई लोगों को तो जेल में बंद कर देते हैं। तो कुल मिला के आप इमरजेंसी और वर्तमान दौर को देखिए ना, अंतर क्या है? सिर्फ यही ना, वो घोषित इमरजेंसी था और इसको हम इमरजेंसी का नाम नहीं दे रहे, लेकिन क्रिया क्या हो रही है? फिर इस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब आते हैं राहुल गांधी के महत्वपूर्ण बयान पे। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया सामाजिक न्याय को लेकर, उसमें आपको क्या लग रहा है? तो वर्तमान पिछले 1 सप्ताह से घटनाओं को जिक्र करके देखिए। आप चाहे उड़ीसा की घटना है, उड़ीसा की घटना क्या हुई?
कि दो पिता और पुत्र अपनी पुत्री को देने के लिए गाय खरीद कर जा रहे थे और रास्ते में क्या लोगों ने कहा कि ये गौ तस्कर हैं और दोनों दलित हैं, दलित परिवार के, उनको इस तरह से मारा गया, पीटा गया, जलील किया गया। क्या ये सामाजिक न्याय की जो संविधान में अवधारणा उस पर खतरा नहीं है? दूसरी बात, कथावाचक के साथ जो घटना घटी, अगर वो उन्होंने अगर कुछ छुपाया भी तो ठीक है, कानून के तहत उन पर सजा होनी चाहिए थी, उनका कंप्लेन होना चाहिए था। देश में कानून व्यवस्था की चीज है कि नहीं? मैं एक चीज और बता दूं, जो धार्मिक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, धार्मिक मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी के कारण आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। मुकुट यादव जब क्या नाम था, मुकुट मणि यादव ना, जो जिनके साथ घटना घटी, उस वीडियो को ध्यान में देखिए। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं चमार है? क्या चमार इतना निकृष्ट है? उसको जलील किया जाएगा? योगी सरकार क्या कर रही है? वहां का SC/ST कमीशन क्या कर रही है? तो उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि समाज में बैठा हुआ ब्राह्मण समाज के लोग या जो भी रहे, उस चमार का शब्द कैसे प्रयोग कर दिया? सो कॉल्ड इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं। मैं थोड़ा दर्शकों के सामने कंपैरिजन रख दूं। का प्रयोग उस वीडियो में चमार शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? और क्या SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश सोया हुआ है? स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं ये। राहुल गांधी ने जिस बात को रखा है बिल्कुल सही रखा। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन, आपने अभी मौजूदा हालात बताया, मैं उस समय के हालात को जल्दी से दर्शकों को बता दूं। 25 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और मीसा के तहत जितने भी विपक्षी लीडर थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह निकलते निकलते मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, 600 से ज्यादा दिग्गज विपक्षी नेता हिरासत में थे। बंसीलाल की हरियाणा पुलिस दिल्ली में छापेमारी कर रही थी। इस पुलिस के निशाने पर कई राजनेता थे, पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। गिरफ्तारियों की खबर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, इसके लिए सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काट दी और कई अखबारों का प्रकाशन रुक गया। 25 जून को सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल लागू किया और संपादकों को निर्देश दिया गया, कोई आलोचना नहीं, कोई अशांति की रिपोर्ट नहीं। बीजेपी नेता आडवाणी ने इससे नतमस्तक होने पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जब उनसे कहा गया झुकने के लिए तो वो रेंगने लगे। सरकार के कानूनी दांव पेच इतने तेज थे कि 27 जून को एक अध्यादेश ने अदालतों को मीसा के तहत की गई गिरफ्तारियों की समीक्षा करने से रोक दिया और इससे संविधान के तहत जनता को मिले एक अहम अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबिस कॉर्पस, निरस्त हो गया। कंपैरिजन मतलब कैसे हो रहा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। 1976 तक, मिडिल तक, जून तक बंदियों की संख्या 1 लाख थी। ये कैदी तिहाड़ और बेंगलोर सेंट्रल जेल में सड़ रहे थे, कोई कानूनी मदद नहीं थी। फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं आप लोग, सवाल उठा रहे हैं, उठाइए, ये आप लोगों का राजनीतिक मामला है, लेकिन जो फैक्ट है वो आना चाहिए। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो हमारे नेता तो उसमें गिरफ्तार हुए थे। हम तो उस आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। इमरजेंसी के बाद जो जेपी हेलो, आवाज आ रही है आपकी, अब बताइए। 76-77 के दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों की नसबंदी कर दी गई जबरन। विवेक जी, मैं सब चीजों पे बात करूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए बीच में प्लीज। जल्दी पूरा कीजिए, डीके दुबे जी काफी वेट कर रहे हैं। यदि आप राहुल गांधी के बयान पर अगर आप डिबेट करा रहे हैं तो जो मैं कह रहा हूं उसको सुनना पड़ेगा। उन्होंने क्यों कहा, उसके जड़ में क्या है। अब इमरजेंसी की बात मत करिए। इमरजेंसी से निकले हुए नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो खुद है जो कि जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आप ये बता दीजिए ना जल्दी से कि धर्मनिरपेक्ष और जो सोशलिस्ट शब्द जो जोड़ा गया वो इमरजेंसी में क्यों जोड़ा गया? नहीं, मेरी बात सुनिए, इमरजेंसी में नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब दे सुन लीजिए। दरअसल संविधान को ध्यान से बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। आप संविधान को पढ़िए, ये कोई नया शब्द नहीं है धर्मनिरपेक्ष। आप देखिए, जब हमारा प्रेम्बल जब शुरू होता है, हम भारत के लोग, इस शब्द को समझिए, शब्द को क्यों लाया गया। यह शब्द क्या है? संप्रभुता का प्रतीक है। उस संप्रभुता जो हमारे समाज, हमारे देश के अंदर की चीजों से निकल कर आई है। उसमें कहता है कि देश के अंदर जो चीजें हैं वो हमारी ताकत है, बाहर की ताकत नहीं है। और अंदर की ताकत क्या थी? सभी धर्म के लोग, सभी संस्कृति। तो ये अंबेडकर जी को नहीं पता था, ये इमरजेंसी के दरमियान पता चल गया है। नहीं, इमरजेंसी से नहीं। जब हम कह रहे हैं प्रियम्बल में इस बात को लिखा हुआ है तो संविधान तो शुरू से नहीं, प्रियम्बल में डाला गया ना सर, यही तो डिबेट है, इसी बात पर जो डिबेट है। अनुज जी एक मिनट, डिबेट है
लेकिन आप इसकी मूल भावना को समझिए ना, जहां जहां भी यदि पूरा आर्टिकल की बात करेंगे तो सभी आर्टिकल का अगर विश्लेषण करेंगे तो पूरा धर्मनिरपेक्ष ठीक है। मैं डीके दुबे जी के पास आ रहा हूं, संजय चौकर जी और मनोज यादव जी आपके पास आ रहा हूं। डीके दुबे जी, मैं तो एक बात समझना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है, जब हम प्रेमबिल को पढ़ते हैं तो उस समय, जिस समय संविधान सभा की डिबेट चल रही है और उस समय मिस्टर कामत इस शब्द को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो रेजोल्यूशन गिर क्यों गया? संविधान सभा में संविधान में प्रीएम्बल का डिस्कशन होते समय सेकुलर शब्द पर जो इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट किया गया, वो अमेंडमेंट क्यों गिर गया? उस समय संविधान सभा के लोगों ने उसको क्यों डिनाई कर दिया? क्योंकि उस समय पाकिस्तान की भयावह स्थिति को भारत झेल रहा था और पाकिस्तान धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लाखों लोगों का कत्लेआम करते हुए बनाया गया था। नोवा खाली जैसी घटनाएं भारत में चल रही थी, डायरेक्ट एक्शन जैसे चल रहे थे, और उसके बाद भी संविधान पंथ निरपेक्ष हो जाए, मतलब भारत के अंदर कत्लेआम हो रहा हो जिस समय संविधान बन रहा था, या संविधान बनने से पहले संविधान की तैयारियां चल रही थी, पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, और संविधान सभा में लोग कह रहे थे कि हमें संविधान नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए। आप संविधान सभा के पहले, दूसरे और तीसरी बैठक में जाइए, मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये कहता है मुझे संविधान नहीं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हिंदू हमारी संस्कृति के नहीं है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इनके जवाब किसी के पास हैं? इसलिए उस समय संविधान सभा में जिस समय बहस शुरू हुई तो सेकुलर शब्द इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, संविधान सभा ने डिनाई किया कि जब पाकिस्तान बन गया है इतने कत्लेआम के बाद, तो यहां आप बता दीजिए कि अब बचा कौन है, उसके जवाब कौन देगा? उस समय संविधान सभा अगर डिनाई कर देती है तो मूल भावना संविधान सभा के पास है, या मूल भावना इमरजेंसी के दौरान जिस समय यूनिलेटरली उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, मीडिया पर बैन लगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन ली जाए, लोगों के बोलने बतलाने के अधिकार छीन लिए जाए, उनके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाए और बोलने पर नसबंदी करवाई जाए। आप सोचिए कि जरा जरा सी बात पर नसबंदी करवाई जाए, कैसा भयावह पोजीशन रही होगी उस समय, और उसी समय पर इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? जी जल्दी से इसका मनोज यादव जी से जवाब लेते हैं। मनोज यादव जी, देखिए, बड़ी मार्मिक बात कहने का प्रयास डीके दुबे जी कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जितनी भी भयावह स्थिति थी, आज तो गोली मार दी जाती है, छोटी सी बात, नस की बंदी कर देना तो एक छोटी बात है, लेकिन लोगों को जात के आधार पे गोली मार दो, उसको जहर दे दो, मीडिया के सामने गोली मार दो, नहीं लोगों को जात के नाम पे बदनाम, ये बहुत गंभीर मामला है। मनोज यादव जी, आप 1 करोड़ लोगों के नसबंदी को बहुत मामूली बात कह रहे हैं। अरे मैं जो दिस जो इज बात इंपॉर्टेंट, कर रहा हूं, वो बात पूरी होने दीजिए। हाँ, आप बात मैं पूरी बता रहा कीजिए, हूं, लेकिन अरे रुक जाइए भाई, आप विवेक जी बोलने नहीं देंगे तो नहीं, आप बोलिए बोलिए, लेकिन आपने उस मैटर को बहुत हल्का कर दिया, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका। हाँ, आपका इंटरप्ट आ गया। मैं आपको बताऊं, कोई इस देश में समस्या नहीं रहेगी। इस देश के तथाकथित आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के मानने वालों को एक हिस्सा देश का दे दो, इस देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये ले ले जो हिस्सा लेना हो, यही सबसे बड़ा है निर्णय। नहीं ये रोजाना 3-5 करते रहेंगे। इनको स्वर्ग दे दो, कश्मीर दे दो, हिमाचल दे दो, वहीं जाओ रहो तुम। तुम्हारा इस देश में, इस देश के दलित पिछड़ों पे अत्याचार नहीं चलेगा। मनोज यादव बैठकर देश को खंडित करने की बात कर रहे हैं। क्या करें? और कितने टुकड़े करवाओगे मनोज यादव? कितने टुकड़े करवाओगे? तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार चलेगी जैसे तुम जैसे। नहीं, ये इस तरह की बात नहीं चलेगी किसी, ये हिंसा की बात नहीं चलेगी सूर्यवंशी जी, नहीं। मैं इस तरह की बात अपनी डिबेट में होने ही नहीं दूंगा। ये तलवार चलाने की बात, ये किस तरह की भाषा है? मैं नहीं होने दूंगा ऐसी बातचीत, किसी की आवाज नहीं जाएगी। मैं नहीं, ये गलत बात है। ना गाली गलौज होगी, ना हिंसा की बात होगी डिबेट में। प्लीज मत कीजिए ऐसा। टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए, पर्सनल अटैक नहीं, टॉपिक पर आइए। इतना कंटेंट है बातचीत करने के लिए, इतने तथ्य, इतने फैक्ट्स हैं। इस तरह की बातचीत नहीं होगी। मैं फिर से वार्न कर रहा हूं, नहीं होगी, हिंसा की बात नहीं होगी इंडिया डेली के मंच पर, और ना ही इंडिया डेली ऐसे किसी वक्तव्य को सपोर्ट करता है। ये आप लोगों का निजी बयान है। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं इस डिबेट को यहीं पर रोक दूं। संजय चौकर जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की बातचीत होगी तो मैं परमिशन नहीं दूंगा। प्लीज नहीं, बिल्कुल पर्सनल मत चाहिए ना, प्लीज बात कीजिए ना मुद्दे पर।
अरे भाई बड़े विश्व युद्ध तक रुक गया, दो विश्व युद्ध रुका बातचीत के टेबल पर आकर, मजाक बनाकर रखा आप लोगों ने शो को। संजय चौकर जी। बिल्कुल, देखिए सानिल जी, मैं भी ये बोलूंगा कि सारे पैनलिस्ट को ध्यान रखना चाहिए और अब शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप चैनल पे बोल रहे हो, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको देख के करनी चाहिए। और दूसरी बात, आगे जो बातें दत्तात्रेय जी ने कही है, सोशलिस्ट और सेकुलर, दो शब्दों की बात उन्होंने कही है। देखिए, ये जब संविधान की बात होगी तो इन दोनों शब्दों पे भी बात होगी। और उन्होंने कहा कि बड़ा जोर देके कहा कि इन पे चर्चा होनी चाहिए। अरे आप किस तरह की बात कर रहे हो? आप बीजेपी, जो आप अपने प्रधानमंत्री जी से बात करिए, वो आज तक उन्होंने किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करी। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई थी उसमें सारी विपक्ष पूरी तरीके से इकट्ठा था। बाद में सारी बातें उन्होंने आज तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं करी। तो ये पार्टी और वो पार्टी आज कांग्रेस को सिखा रही है। वो उस टाइम पे इमरजेंसी की बात थी, लेकिन आज तो एगोसित इमरजेंसी, अभी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथी बोल रहे थे, आप सुनिए। लेकिन आज के हालात ये है कि अगर कोई भी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो एक वॉशिंग मशीन में धुल के चला जाता है, सीबीआई और ईडी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई आवाज उठाता तो अगले दिन उसको ईडी और सीबीआई की रेड हो जाती है। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? आप आज के हालात बहुत खराब है। मीडिया का जो चैनल है, अगर वो किस तरीके से दिखा रहा है, अगर आप एनडीटीवी के साथ क्या हुआ, बहुत सारे चैनल्स के साथ क्या क्या हुआ, तो कोई भी आज पहली बार हिंदुस्तान में 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीसी करी। कभी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे को तो आजादी ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आज हालात बनाए जा रहे हैं, ये इमरजेंसी से भी हालात खराब है। एक जो सवाल शुरू से उठा संजय जी, वो ये उठा कि जो चीज इमरजेंसी में लाई गई, जिसको ना संसद से पास कराया गया, ना अमेंड किया गया, बस लागू किया गया, संशोधित किया गया, 42वां संशोधन, क्या वो असंवैधानिक नहीं माना जाएगा? इसका जवाब फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। देखिए, अब ये सवाल जवाब तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। पुराने मुद्दों को, पुरानी बातों को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी हमारे साथी ने कहा कि इमरजेंसी के बाद तो कांग्रेस को बहुत समय दिया, देश के लोगों ने राज किया, काम किया। आज जो भी हालात देश में है तो कांग्रेस को भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से आज आप दिल्ली की बात करिए, जहां पे आप बैठे हुए हैं, आज मेट्रो, फ्लाई और जो डेवलपमेंट के काम कांग्रेस के टाइम पे ये लोग याद करते हैं उनको। तो ये सिर्फ मुद्दों को गुमराह करने वाली बात है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सब जो ये सारी चीजें बोली जाती है। ये इमरजेंसी के किस तरीके से मीडिया ने, आप देखिए, इमरजेंसी को दिखाया, किस तरीके से मोड़ तोड़ के सारी चीजों को दिखाया जा रहा है, ये सारा देश देख रहा है। और ये तो हालात थोड़े से जिस तरीके से जब भी कोई बात करते हैं तो ये धर्म की बात पे आ जाते हैं, ये हिंदू और मुसलमान की बात करने लगते हैं। किस तरीके से सत्ता में बीजेपी आई, क्या आज सरकार कर रही है? किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठा रहा बेचारा, सर्दियों में, धूप में, किस तरीके का हालात सुनी थी इन्होंने। तो ये उसके बाद तो सर इलेक्शंस भी हुए, उसके बाद बीजेपी फिर मेजॉरिटी में आ गई। तो जो बात आप कह रहे हैं कि भाई जनता ने दोबारा कांग्रेस की सरकार चुनकर इमरजेंसी वाला जो मामला था उसको माफ कर दिया, तो बीजेपी को भी लोगों ने माफ कर दिया। इस थ्योरी पर अगर जाएं, जो थ्योरी है आप लोगों की, क्यों किसानों से झूठ बोला गया, क्यों उनके साथ गुमराह करके सर, तो फिर वही थ्योरी लागू होती कि जनता ने माफ कर दिया, फिर से इलेक्ट कर लिया बीजेपी को। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज यादव जी, करबद्ध निवेदन है, सूर्य मैथिल जी करबद्ध निवेदन है। देखिए, घर में देखा जाता है डिबेट, बड़े सभ्य और अच्छे लोग देखते हैं, प्लीज भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें, मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं। मनोज यादव जी। विवेक जी, मैं 2 महत्वपूर्ण बातें कहूंगा। मैं कभी भी भाषा की मर्यादा नहीं पास करता, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखता हूं जी। जब आजाद भारत नहीं हुआ था तो मुस्लिम लीग के साथ किन लोगों ने सरकार बनाई थी, उनका नाम आप बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा पैनल से। और जब इमरजेंसी के बाद इस देश में सरकार बनी थी तो किन समाजवादियों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। दोनों शब्दों का समावेश यहीं पे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में रहने वाले लोग आज क्या कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता नहीं बर्दाश्त, और आजादी के इमरजेंसी के बाद समाजवादियों के दम पे अछूत दल से सछूत दल बनने वाला समाजवाद सबसे आज इस तरह से कैसे नफरत कर सकता है। इन दोनों शब्दों का जवाब ले लीजिएगा, बस इतना ही मुझे पूछना है। धन्यवाद। ठीक है, सूर्य मैथिल जी, डीके दुबे जी, पहले सूर्य मैथिल जी आप। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बिन सिर पैर की बातें कर ही रहे हैं।
मुझे तो हैरानी होती है कि भाषाई मर्यादा किस स्तर पे लेके आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। मुझे चरण सिंह जी की याद आती है, जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। गुंडों को पालने वालों की भाषा कैसी होगी वो जनता देख रही है। अब रह गई बात जो अनुज कुमार तरुण जी हैं, इन्होंने शुरुआत में कहा था कि आपको ऐसा कैसे लगता है कि आरजेडी का यदि कोई प्रवक्ता होगा तो वो यादव ही होगा। बिल्कुल सही बात है कि प्रवक्ता हो सकता है यादव ना हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो केवल यादव ही रहेगा, ये तय है, सुप्रीमो यादव ही रहेगा। और दूसरी चीज, ये बोल रहे थे कांग्रेस को इतना टाइम दे दिया गया और कांग्रेस के तो अब पाप धुल गए। तो मैं कहूंगा, मेरा आपसे विनम्र एक सुझाव है, लालू प्रसाद यादव जी आज भी है इस दुनिया में। आप एक काम कीजिए, उनको बोलिएगा कि अपनी जो पुत्री जी हैं, जो सौभाग्यवती है मीसा भारती जी, उनका नाम मीसा हटा के कुछ और रख दे। अगर आप अपने पिता का नाम चेंज नहीं कर सकते, दादा का नाम चेंज नहीं कर सकते, अनुज जी से रिएक्शन, आरजेडी के प्रवक्ता अनुज जी से रिएक्शन, आरजेडी के प्रवक्ता अनुज जी से रिएक्शन, फिर डीके दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, हो गया, टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है, सूर्य मैथिली टाइम नहीं है। अनुज कुमार विवेक जी, सूर्यवंशी जी हमेशा बेसिर पैर की बात करते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते, ठीक है, सिर्फ पर्सनल अटैक करने की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से है जो कि अध्यक्ष, अमित शाह के बेटा की तरह नहीं है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उन्होंने कहा कि आरजेडी का जो चयन के है जो पार्टी का शासन है वो यादव परिवार से ही चलेगा, वो बाहर से नहीं चल सकता। देखिए, उस पर जवाब जल्दी से। बात मत करिए, आपके बीजेपी परिवार में कौन ऐसा नेता जिसका बेटा है जो कि यहाँ नहीं है। लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं इसलिए कहता हूँ कि अंततः अवसर मिलता है, लेकिन वो जनता की अदालत में चुन कर आते हैं अंततः, ठीक है। इसलिए इस विषय पे मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन दीक्षित जी की ज्ञान की कमी है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है और तथ्यों के साथ बात करना। जी डीके दुबे जी, डीके दुबे जी जल्दी से, डीके दुबे जी देखिए, मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बना ली थी? मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि संविधान देश को चलाता है और संविधान का अगर किसी तरह से गला घोटा जाता है तो वो लोकतंत्र का गला घोटा माना जाता है। और मुझे जो यहाँ तक अभी तक लग रहा है वो 50 वर्ष होने के बावजूद भी एडीएम जबलपुर का जजमेंट कोई भूला नहीं है। एडीएम जबलपुर का मामला भी कोई भूला नहीं है कि किस तरह से लोगों के पर्सनल फंडामेंटल राइट बोलने के भी छीन लिए गए थे। लेकिन मैं मनोज जी को एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये खुद मूल निवासी मानते हैं या विदेशी मानते हैं, क्योंकि 1989 से पहले तो ओबीसी नाम की कोई जाति होती ही नहीं थी। ओबीसी तो पैदा ही 1989 में हुआ। 1989 से पहले तो ये भी जनरल माने जाते थे। अब ये अगर जनरल माने जाते थे तो आज ये मूल निवासी बनाम जनरल जो कह रहे हैं, ये क्या मूल निवासी हैं या जनरल हैं? और ये क्या विदेश से आए हैं ऐसा मान रहे हैं? और ये मान रहे हैं कि देश में इस तरह का डॉक्टर अंबेडकर की जो स्टेटमेंट है बाबा साहब का, जिन्होंने कहा कि भारत में बाहर से कोई नहीं आया, मैं दावे के साथ कहता हूं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा, क्या ये बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या ये बाल गंगाधर तिलक की राइटिंग को मानने के लिए तैयार नहीं? ये किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है कि भारत में मूल निवासी बनाम विदेशी? ये विदेशी किसको कह रहे हैं? विदेशी जो विचारधारा भारत में आई 1000वीं सदी में, उसको ये देशी मानते हैं, उस पर उसकी राजनीति करते हैं, उसके लिए जौहर यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसके लिए वक्फ बोर्ड में अलग अधिकार देते हैं। मुलायम सिंह जी सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारी जमीनें कब्जा करके रखी गई थी मस्जिदों के नाम से या मजारों के नाम से, उनको रेगुलराइज करते हैं और कहते हैं सरकारी संपत्ति। तो क्या विदेश में से आए लोगों के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? वो सब देशी हैं और बाकी लोग नहीं। धर्मनिरपेक्ष वाला शब्द क्या विदेश से आए लोगों के लिए जोड़ा गया? मनोज यादव जी 10 सेकंड, बहुत मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आपने उंगली उठाई तो मैं 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं आपको, जल्दी से। देखिए विवेक जी, बड़ी शालीनता के साथ मैं डिबेट करता हूं, जब कोई मुझे उग्र करता तभी। गुंडा मुझे कहा, आपने कोई इंटरप्ट नहीं किया, आपका धन्यवाद। उन्होंने चरण सिंह के किसी बयान को कोट किया सर, वो बयान पब्लिक डोमेन में है। मैं बोले दे रहा हूं, देखिए पहले दो शूद्र हुआ करता था, ओबीसी नहीं था। शूद्र में 2 कैटेगरी थी, एक अछूत थी, एक सछूत थी। इतना ज्ञान दुबे जी को होना चाहिए, न फिर संवैधानिक एक्सपर्ट बन के ना बैठा करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये शब्द क्या अपीजमेंट के लिए जोड़ा गया था? सवाल इस बात को लेकर और डिबेट भी इसी बात को लेकर। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। ये बहस जो है अब निकली है तो चलेगी,
और ये जो चिन्ह बाहर आया है अमेंडमेंट का, 42वां अमेंडमेंट का, ये भी अब लंबी बहस का हिस्सा बनने वाला है।